नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतरंगी पर। तो आइए शुरू करते हैं आज़ादी से लेकर अब तक की इस सीरीज को। दलित पॉलिटिक्स। भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या बरसों से रही है। इसके चलते न जाने कितने क्राइम होते हैं। कभी दलितों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया तो कभी कैसे, लेकिन उन्हें सही पहचान दिलाने के लिए कुछ ही लोग सामने आए। इसमें अंबेडकर और ज्योतिबा फूले तो हैं। भारत के नॉर्दर्न हिस्से में दलितों के राजनीतिक उत्थान में काशीराम और मायावती भी बड़े नाम हैं। हालांकि B.R. अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, लेकिन दलित समुदाय वास्तव में उत्तर भारत में एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बना पाया जब तक कि 1984 में काशीराम ने बहुजन पार्टी बसपा की स्थापना नहीं की, जो उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति पर हावी हो गई और महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बामसेफ की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने दलितों को वर्क प्लेस में भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सदस्यों से शिक्षित होने, संगठित होने, संघर्ष करने को कहा। 1972 में नामदेव ढसाल ने मुंबई में दलित पैंथर्स की स्थापना की थी, जो अफ्रीकी अमेरिकी ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रेरित एक और अलग संगठन था। साल 1994 में सपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाई और इसके बाद 4 बार मायावती यूपी की सीएम बनी। बोफोर्स स्कैम। 80 के दशक के अंतिम समय में राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स डील में घोटाले के आरोप लगे। आरोप इतने बड़े थे कि 1989 के चुनाव में विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। आइए जानते हैं बोफोर्स की कहानी। 24 मार्च 1986 को इंडियन गवर्नमेंट और स्वीडन की हथियार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी AB बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई। ये डील भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुई। 16 अप्रैल 1987 स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने डील में भारत के बड़े पॉलिटिशियन और डिफेंस के बड़े अधिकारियों से मिलकर 60 करोड़ का स्कैम किया है। 20 अप्रैल 1987 को लोकसभा में राजीव गांधी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन इस आरोप को 1989 के चुनाव में विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया और राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। इसके बाद सालों तक भारत की राजनीति में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। कश्मीर से पंडितों का पलायन। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। इसका असर कश्मीरियों पर भी पड़ा, लेकिन कश्मीरी मुस्लिमों और कश्मीरी पंडितों के बीच कभी दरार नहीं आई थी। लेकिन इस प्यार में दरार आई 1980 के दशक से। यह वह समय था जब अफगानिस्तान में वर्चस्व को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी शुरू हो गई। अफगानिस्तान पर रूस का कब्जा हो चुका था और रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को धर्म की अफीम चटानी शुरू कर दी। अमेरिका ने उनके धर्म को खतरे में देखकर रूस के सैनिकों को मारने के लिए बढ़ावा दिया। वहां के लोगों को मुजाहिदीन बनाना शुरू हो गया। इसकी ट्रेनिंग POK के रीजन में होती थी। कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धर्म के नाम पर मरने मारने को आतुर इन लोगों को कश्मीर में भेजा गया। उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या भले कम थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन में कश्मीरी पंडित अच्छी खासी संख्या में थे। ऐसे में जब पुलिस ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की तो उसकी जड़ में कुछ आम मुस्लिम भी आए। कट्टरपंथियों ने आम कश्मीरी मुस्लिमों के मन में यह बात बैठा दी कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और वह मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसी के साथ कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने की बात चलने लगी। साल 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से कश्मीर की सत्ता छीन ली और खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आग को भड़का दिया। वह निर्णय था कि जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य शाह मस्जिद बनाई जाएगी। गुलाम मोहम्मद शाह के फैसले के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके जवाब में कट्टरपंथियों ने मुस्लिमों को बरगलाना शुरू किया कि इस्लाम खतरे में है। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले होने लगे, हत्याएं
और बलात्कार की घटनाएं आम हो गईं। आखिरकार दंगों से तंग आकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने 12 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद साल 1987 में जम्मू कश्मीर में वापस चुनाव हुए और कट्टरपंथी चुनाव हार गए। जुलाई 1988 में कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया गया। 14 सितंबर 1989 को कई लोगों के सामने बीजेपी नेता पंडित टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई। 4 जनवरी 1990 यह वह दिन था जब कश्मीर के अखबारों में छपवाया गया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें वरना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह की बातें चौराहों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए कही जाने लगी। सरेआम ऐलान किया गया कि यहाँ पाकिस्तान होगा, पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। इसके बाद पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को एक ऐसे दार्शनिक की मृत्यु हुई जिसने लोगों को अपने अपने हिसाब से पहचाना। कोई ओशो को संत सतगुरु के नाम से जानता है तो कोई भगवान के नाम से। किसी के लिए ओशो महज एक दार्शनिक है तो किसी के लिए विचारक। किसी के लिए ओशो शक्ति है तो किसी की नज़र में ओशो एक सेक्स गुरु का नाम है। लेकिन इस स्वीकार और इनकार के बीच प्रेम और घृणा के बावजूद ओशो एक बड़ा नाम है। आइए जानते हैं ओशो की कहानी। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम भी किया। ओशो ने नव संन्यास नाम का आंदोलन शुरू किया। भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ इस आंदोलन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में अमेरिका में भी इसका विरोध हुआ और रूस में यह आंदोलन बैन कर दिया गया। 1974 में वे अपने बहुत से सन्यासियों के साथ पूना आ गए जहां श्री रजनीश आश्रम की स्थापना हुई। पूना आने के बाद उनकी प्रसिद्धि विश्व भर में फैलने लगी। पूना में उन्होंने असंख्यक प्रवचन दिए। 1981 में इलाज के लिए अमेरिका चले गए। 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका रहे। यहाँ उनके अमेरिकी शिष्य ओरेगोन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। इस रेगिस्तानी जगह में ओशो कम्यून खूब पलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रह रहे थे। ओशो की विचारधारा और उनके बढ़ते अनुयायी को देखकर ओरेगन सरकार घबराने लगी। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की भी सजा हुई। 1987 में ओशो फिर से पूना के आश्रम में लौटे और 19 जनवरी 1990 में हार्ट अटैक की वजह से ओशो की मृत्यु हो गई। मंडल कमीशन 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने की घटना ने आज़ादी के बाद की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने से पहले की राजनीति और दूसरी उसके बाद की। इसे राजनीति का वाटरशेड मोमेंट भी कह सकते हैं। अंग्रेजी के इस मुहावरे का मतलब है वह क्षण जहाँ से कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। 1989 के आम चुनावों के परिणामों के बाद जनता दल के गठबंधन की सरकार के पीएम विश्वनाथ प्रताप बने। दूसरी बार गैर कांग्रेसी दल सत्ता के केंद्र में आए थे। वीपी सिंह ने सबको चौंकाते हुए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को 27% आरक्षण की मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी, जिसने बाद की सारी राजनीति को बदल कर रख दिया। इमरजेंसी के 21 महीने झेलने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर पिछड़े वर्ग के कई नेता चुनाव जीते। विधानसभाओं के चुनाव में भी जनता पार्टी जीती। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और कर्पूरी ने अगले ही बरस बिहार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया। इसके बाद केंद्रीय सेवाओं में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग उठने लगी। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए 20 सितंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के मेधापुरा में सांसद बीपी मंडल अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इसे मंडल आयोग कहा गया। जनवरी 1979 में मंडल आयोग ने अपना काम शुरू किया।
कुछ ही महीनों बाद जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई। इसके बाद जनता पार्टी टूट गई और नई बनी जनता पार्टी से चौधरी चरण सिंह पीएम बने, लेकिन कुछ महीनों में यह सरकार भी चली गई। साल 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री यानी जेल सिंह को सौंपी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग की 3,500 से ज्यादा जातियों की पहचान की गई। कमीशन ने उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इसके बाद ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। बीपी सिंह की सरकार बनाने के बाद इन्होंने इसे फिर से खोला और 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आरक्षण के विरोध की आग भड़क उठी। सड़कों पर छात्रों में कई जगह विरोध के स्वर उठे। इवन पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ और इस फैसले ने आगे की सारी राजनीति बदल दी। द पोल गुरु। 1990 में भारत को एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मिला जिसने देश में इलेक्शन प्रोसेस में बड़े बदलाव किए, और ऐसा करने वाले थे 10वें चुनाव आयुक्त तिरुनेले नारायण अय्यर सेशन। 12 दिसंबर 1990 को टीएन सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त बने और 11 दिसंबर 1996 तक रहे। इस टाइम पीरियड में टीएन ने बड़े बदलाव किए। ऐसा कहा जाता है कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या सेशन से। टीएन सेशन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सेशन ने चुनाव आयुक्त बनने के साथ ही फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए वोटर आईडी पर वोटर्स की फोटो लगाने का प्रपोजल दिया, जिससे फर्जी वोटर्स को रोका जा सके। इस प्रस्ताव का सरकार और नेताओं ने जमकर विरोध किया। सरकार ने साफ मना कर दिया कि भारत में इतनी खर्चीली व्यवस्था संभव नहीं है। इस पर टीएन सेशन ने सरकार और नेताओं को 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक वोटर्स आईडी पर वोटर की फोटो लगी वोटर्स आईडी नहीं बनवाई जाएंगी तब तक देश में चुनाव नहीं होगा। इसके बाद साल 1993 में फोटो सहित वोटर्स आईडी की शुरुआत हुई। पोलिंग बूथों को स्थानीय दबंगों के चुंगल से आज़ाद करने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती टीएन सेशन के दौर का अहम फैसला था। उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार में कितना खर्च करना है इसकी लिमिट तय की और चुनाव के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाने का काम किया गया। इलेक्शन कमिश्नर के पद से रिटायर होने के बाद टीएन सेशन ने 1997 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में के.आर. नारायण से हार गए थे। टीएन सेशन को 1996 में मैग्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी की हत्या। 21 मई 1991 का दिन था और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरुंबदूर में थे। यहाँ पर वो एक चुनावी रैली करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मंच पर पहुँचने से पहले ही उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर उनको मार दिया। आइए जानते हैं इस कहानी को। 21 मई 1991 रात के 10:21 पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में थे। उस समय उनके सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था जिसका मतलब था राजीव का जीवन हमारा जीवन है। अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं तो वो किस काम का। करीब 30 वर्ष की एक महिला नाटा कद सांवला रंग चंदन का एक हार लिए धनु नाम की वो महिला राजीव गांधी की तरफ बढ़ी, पैर छूने को नीचे झुकी और झुकते ही एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज दूर तक गई थी। सभी सन्न रह गए। राजीव गांधी का शरीर छत बिछत होकर कई टुकड़ों में पड़ा था। लूटो कंपनी के जूते वाला पैर एक तरफ, गुच्ची घड़ी पहने हाथ का टुकड़ा दूसरी तरफ। जूते घड़ी की मदद से ही राजीव गांधी के शव की पहचान हुई। इस धमाके में राजीव गांधी और सुसाइड बॉम्बर धनु समेत करीब 18 लोगों की जान गई। इसके पीछे श्रीलंका के एलटीटीई का हाथ माना जाता है। राजीव गांधी सरकार ने ही श्रीलंका में तमिल को लेकर लड़ रहे एलटीटी के खिलाफ शांति सेना भेजी थी, जिससे एलटीटी के लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्हें मारने की साजिश रची। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।